तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया जो है ईटीओ में दो थ्योरी दी गई है, एक हार्मोनल थ्योरी, एक नियोप्लास्टिक थ्योरी। तो या तो ये हार्मोन की वजह से प्रोस्टेट के अंदर हाइपरप्लेशिया हो रहा है या फिर नियोप्लास्टिक रीजन की वजह से हो रहा है। हार्मोनल थ्योरी क्या कहती है? इट हैज बीन कंपेयर्ड टू फाइब्रोएडिनोसिस इन फीमेल पेशेंट। तो जैसे फीमेल्स के अंदर फाइब्रोएडिनोसिस मतलब ब्रेस्ट का, ठीक है, ब्रेस्ट के अंदर जैसे हाइपरप्लेशिया होता है वैसे ही प्रोस्टेट के अंदर हाइपरप्लेशिया हो रहा है हॉर्मोन्स की वजह से, कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से। As the age advances, the level of androgen come down. There is corresponding increase in estrogen, which stimulate the prostatic gland and produce BPH. तो इसमें क्या लिखा है? जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है? एंड्रोजन जो है वो कम होता है बॉडी के अंदर और ईस्ट्रोजन बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन अगर बढ़ेगा तो वो क्या करेगा? इस प्रोस्टेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और ज्यादा हाइपरप्लेशिया होगा। एक रीजन हार्मोनल थ्योरी होगी, ठीक है। तो हार्मोनल थ्योरी में हमें हार्मोन लिखना है कि एंड्रोजन जो है वो कम हो रहा है, एज बढ़ते हुए एज के साथ एंड्रोजन कम, ईस्ट्रोजन ज्यादा, और ईस्ट्रोजन ज्यादा की वजह से वो प्रोस्टेट को स्टिमुलेट कर रहा है और वहां पे हाइपरप्लेशिया देखने को मिल रहा है। न्यूप्लास्टिक थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज प्रोलिफरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रोस्टेट। तो न्यूप्लाज्म मतलब पूरा का पूरा प्रोस्टेट में न्यूप्लाज्म हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है। तो जो भी प्रोस्टेट के एलिमेंट्स हैं उसका प्रोलिफरेशन हो रहा है, जैसे फाइब्रस, मस्क्यूलर, ग्लैंड्यूलर, रिजल्टिंग इन फाइब्रोमायोएडिनोमा। तो फाइब्रोमायोएडिनोमा हो जाएगा प्रोस्टेट के अंदर। तो ये दो थ्योरी है, न्यूप्लास्टिक और हार्मोनल थ्योरी। अब सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। प्रोस्टेट अगर इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, हाइपरप्लेशिया अगर हो जाएगा तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? तो 3 चेंजेस लिखा है। कुछ यूरेथ्रा के चेंजेस देखने को मिलेंगे, कुछ ब्लैडर में चेंजेस देखने को मिलेंगे और कुछ यूरेटर और किडनी में चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। किडनी, हाँ। तो यूरेथ्रा में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? क्योंकि वो प्रोस्टेट बड़ा हो गया है तो यूरेथ्रा जो है वो कंप्रेस हो जाएगी और थोड़ी सी लंबी सी हो जाएगी, इलोंगेटेड, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अ नैरो लॉन्गिट्यूडनल स्लिट। तो एक छोटी सी पतली सी लॉन्गिट्यूडनल स्लिट बन जाएगा वहां पे, ठीक है। तो यूरेथ्रा में क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रही है, इलोंगेटेड, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अ नैरो लॉन्गिट्यूडनल स्लिट। द इफेक्ट इज मोर विथ मीडियन लोब इनलार्जमेंट। जब प्रोस्टेट का मीडियन लोब जो है वो इनलार्ज होगा तब ये ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और लेटरल लोब इनलार्ज व्हेन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सब म्यूकस ग्लैंड। तो मीडियन लोब कब इनलार्ज होता है? जब सब सर्वाइकल ग्लैंड्स जो है उसका हाइपरप्लेशिया हो। और लेटरल लोब ऑफ प्रोस्टेट कब इनलार्ज होगा? जब सब म्यूकसल ग्लैंड्स का हाइपरप्लेशिया हो, ठीक है। ये लिखा है। तो यूरेथ्रा में हमें सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन लिखनी है कि यूरेथ्रा कंप्रेस हो जाती है, इलोंगेटेड, गेट कन्वर्टेड इनटू नैरो लॉन्गिट्यूडनल स्लिट, ठीक है। अब ब्लैडर में क्या चेंज होगा? एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा? जो ब्लैडर है, ब्लैडर का मस्क्यूलेचर जो है, यूरिनरी ब्लैडर का मस्क्यूलेचर हाइपरट्रोफी होने लगेगी वहां पे भी, ठीक है। वेरी प्रोमिनेंट थिक बंडल्स ऑफ द मसल कैन बी सीन, जिसको हम फेसिक्यूलेशन या ट्रेबिकुलेशन कहते हैं। तो ब्लैडर के अंदर हमें फेसिक्यूलेशन और ट्रेबिकुलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या होगा? इन फेसिक्यूलेशंस के बीच में देयर इज डिप्रेस्ड एरिया व्हिच इज कॉल्ड सैक्यूलेशन। तो इन फेसिक्यूलेशंस के बीच में सैक्यूलेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिंस द सैक्यूलाई आर थिन, एज द प्रेशर इंक्रीजेस हर्निएशंस हो जाएगा। इस पतले पतले सैक्यूलेशंस के, ये वीक एरिया है क्योंकि पतले पतले हैं तो थिन है, तो वहां से हर्निएशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से डाइवर्टिकुलाई हो सकती है। डाइवर्टिकुलाई में क्या हो? स्टेसिस ऑफ यूरिन, जिसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन और स्टोन फॉर्मेशन भी हो सकता है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो ये लिखा है यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा? हाइपरट्रोफी होगी, बहुत ज्यादा हाइपरट्रोफी होगी, मस्क्यूलेचर बढ़ जाएंगे, जिसको थिक बंडल, थिक मसल्स को क्या कह रहे हैं? ट्रेबिकुलेशंस या फेसिक्यूलेशंस। इन फेसिक्यूलेशंस के बीच में एक पतली पतली डिप्रेस्ड एरियाज जिसको सैक्यूलेशंस कहते हैं, ये सैक्यूलेशंस थिन होती है, हर्निएशन हो सकता है, डाइवर्टिकुलाई हो सकता है, यहाँ पे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। आगे क्या लिखा है? ये देख, ब्लैडर के अंदर ये बनाया है इन लोगों ने, फ्लो चार्ट बनाई है। तो ब्लैडर की मसल जो है, यूरिनरी ब्लैडर की मसल में हाइपरट्रोफी होगा, फेसिक्यूलेशंस होंगे, फिर सैक्यूलेशंस होंगे, फिर डाइवर्टिकुलाई बन जाएगा और वहां पे डाइवर्टिकुलाई की वजह से स्टेसिस ऑफ यूरिन, इन्फेक्शन और स्टोन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यूरेटर और किडनी में क्या चेंज होगा? तो किडनी के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस
और यूरेटर के अंदर हाइड्रोयूरेटर देखने को मिलेगा। तो बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, बायलेटरल हाइड्रोयूरेटर आर एंड रिजल्ट ऑफ बीपीएच, जिसकी वजह से रीनल फेलियर हो सकता है। तो ये हमने देखा सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ बीपीएच। ठीक है, अब अपन लिखेंगे क्लिनिकल फीचर ऑफ बीपीएच। तो क्या पेशेंट लेके आएगा क्लिनिकल फीचर? तो फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और हेजिटेंसी ट्रायड है। फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी इज प्रेजेंट ड्यूरिंग डे टाइम फॉलोड बाय डे एंड नाइट 5 to 10 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट। तो पूरे दिन भर बार बार उसको यूरिन की डिजायर रहेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी उसकी, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द डे टाइम, और फिर रात में भी ज्यादा होगा 5 से 10 टाइम। ठीक है, इट इज ड्यू टू, अब क्यों हो रहा है? इनइफेक्टिव एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर से बाहर तो जा ही नहीं पा रहा, इनइफेक्टिव एम्प्टिंग, क्योंकि ब्लैडर के अंदर कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो कुछ ना कुछ रेसिडुअल यूरिन जो है वो ब्लैडर में पड़ा ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहेगा। ठीक है, फिर अर्जेंसी, अर्जेंसी में क्या होगा? जैसे जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड enlarge, there is vesicle introversion of sensitive mucous membrane of prostatic urethra, and there is a vesicle introversion of prostatic within the, क्या लिखा है ये सब पढ़ना समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, और अंदर की तरफ हो जाएगी मतलब। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो दिस कॉजेज, इसकी वजह से क्या होगा? इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो थोड़ा सा खिंच जाएगा। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन उसमें नहीं हो पाएगा, तो यूरिन ठप 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 गिरता ही रहेगा। The posterior urethra resulting in urgent desire to pass urine। तो मतलब अर्जेंट डिजायर की अब भी करना है, अब भी जाना है करके। तो ये लिखा है इसके अंदर, क्या लिखेंगे? एज द प्रोस्टेट enlarge देयर इज, क्या होता है? वसाइकल इंट्रोवर्शन हो जाता है, किसका? सेंसिटिव म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। कहाँ पे होता है इंट्रोवर्जन? विद इन द ब्लैडर। क्यों? इसकी वजह से क्या होगा? इट विल कॉज इंटरनल स्फिंक्टर टू, दिस causes internal sphincter to stretch and prevent contraction, and which result in few drops of urine trickling down the posterior urethra, resulting in urgent desire to pass urine। हम्म। हाँ, ठीक है, फिर हेजिटेंसी, पेशेंट हेजिटेट टू पास यूरिन बिकॉज इट इज सो इनइफेक्टिव ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है तो वो पास तो हो ही नहीं पाएगी। हाँ, वही वही। फिर हीमेट्यूरिया इज रेयर। ठीक है, हीमेट्यूरिया इज रेयर क्यों? इट इज ड्यू टू कंजेशन ऑफ प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सस रिजल्टिंग इन हाइपरीमिया। हीमेट्यूरिया, तो हीमेट्यूरिया होता है पर बहुत रेयर होता है, अगर हो भी रहे तो क्यों होता है? क्योंकि प्रोस्टेट की जो वीनस प्लेक्सस है उनकी वजह से उनका कंजेशन हो जाता है, हाइपरीमिया हीमेट्यूरिया। ठीक है, प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सस। अब बीपीएच विथ एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन, बीपीएच विथ क्रॉनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन, दो टाइप का है। बीपीएच विथ एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन, दिस अकर ड्यू टू पोस्टपोनमेंट ऑफ मिक्चुरेशन फॉलोइंग अल्कोहल और ड्रग्स। तो बीपीएच, अल्कोहल वगैरह जो पी लेते हैं तो उनमें ये सब, अच्छा बीपीएच का पेशेंट है, उसने अल्कोहल पी लिया तो उसमें एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन देखने को मिलेगा, या फिर उसने पोस्टपोन कर दिया अपनी मिक्चुरेशन को,
ठीक है, जो उसको सुसु आ रही थी उसने 2-3 घंटे बाद कर दी, तो भी उसको ये एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है। हाँ ठीक है, ये लिख। ठीक है। हम्म। ठीक है, फिर अब क्रॉनिक रिटेंशन, बीपीएच विथ क्रॉनिक रिटेंशन कब होगा? मेनी ऑफ द पेशेंट प्रेजेंट विथ, मोस्टली क्रॉनिक रिटेंशन के साथ आते हैं पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन इधर क्या हो सकता है? स्टोन्स बन सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, है ना, डाइवर्टिक्यूलाई हो सकता है, रीनल फेलियर और रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। डायग्नोसिस, किडनी किडनी पे नहीं, वहां पे क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में बन रहा था ना स्टोन। ठीक है, वो, उसके बाद क्या लिखा है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो डिजिटली रेक्टल एग्जामिनेशन करना है हमें। ठीक है, तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा? जब हम डिजिटल मतलब टीवी में देखेंगे, तो इनलार्ज लेटरल लोब्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, डिजिटल मतलब टीवी में देखेंगे कि प्रैक्टिकली कर रहे हैं? समझी नहीं मैं। अच्छा ठीक है, तो इनलार्ज तो फिर अच्छा ऐसे फील हो जाएगा क्या, मतलब प्रोस्टेट? तो यही लिखा है। वही, फिर रेक्टल म्यूकोजा इज फ्री। इन, ठीक है ठीक है। हम्म। ठीक है, ग्रेडिंग अब करेंगे, तो मैं तो सिर्फ ऊपर की पॉइंट लिख दूंगी कि एनलार्ज लेटरल लोब्स देखने को मिलेंगे और रेक्टल म्यूकोजा जो है वो कैन नॉट बी मूव्ड, इतना लिख दूंगी। अब ग्रेडिंग ऑफ प्रोस्टेट करेंगे। ठीक है, डिजिटल एग्जामिनेशन, फिर ग्रेडिंग करेंगे। तो ग्रेडिंग में प्रोस्टेटिक लोब्स प्रोट्रूड मिनिमली इनटू रेक्टल ल्यूमन बाय 1 to 2 centimeter, द मीडियन sulcus इज palpable। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा पॉइंट याद करने का आ गया। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे? ग्रेड 1 कब कह रहे हैं? जब प्रोस्टेट प्रोस्टेट के जो लोब्स हैं वो रेक्टल के ल्यूमन में घुस रहे हैं, है ना, प्रोट्रूड आउट हो रहे हैं, 1 से 2 सेंटीमीटर तक ही हो रहे हैं, और मीडियन मीडियन सर्कस इज पाल्पेबल, तो ग्रेड 1 है। 2 कब कह रहे हैं? जब प्रोस्टेटिक लोब्स प्रोट्रूड हो रहे हैं, मोर देन 2 सेंटीमीटर तक प्रोट्रूड हो रहे हैं रेक्टम के ल्यूमन में। ठीक है। हाँ तो, और मीडियन सर्कस इज ऑब्लिटरेटेड, तो 2 बोल रहे हैं। हाँ, अब 3 से 4 सेंटीमीटर तक प्रोट्रूड आउट हो रहे हैं, अब मोर देन 4 सेंटीमीटर हो रहे हैं। हाँ मतलब वही, ये लेस है, ये मोर है। ये क्या है? ये मोर देन 4 है ना? ये मोर देन 4 है बेटा, ये फोर्थ वाला। मार दूंगी। मोर देन 4 सेंटीमीटर है तो फिर वो ग्रेड 4 है, सिंपल सी बात है।
तो ये देखने को मिलेगा हमें ग्रेड 1 2 3 4, ठीक है। तो ग्रेड 1 में 1 to 2 सेंटीमीटर आ रहा है, ग्रेड 2 में 2 सेंटीमीटर, ग्रेड 3 3 to 4 और लेस देन मतलब मोर देन 4, ठीक है, बस इतना। अब इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे अगर कोई ऐसा आ रहा है तो? क्यों, क्लिनिकल फीचर क्या लेके आया था? फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, हेजिटेंसी। बस वो। अब इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे इसमें? यूरिया क्रेटिनिन, तो ये सब बढ़ा हुआ होगा। अगर बड़ा है तो रीनल फेलियर हो सकता है, ठीक है। यूरोफ्लो मीटर कराना है, यूरिनरी, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। द पर्सन इज आस्क्ड टू वॉइड यूरिन फ्रॉम हिज फुल ब्लैडर इनटू द फ्लो मीटर, फ्लो रेट इज असेस्ड, कौन से फ्लो में इसकी यूरिन पास हो रही है। नॉर्मल तो 20 ml/सेकेंड निकल जाती है, डाउटफुल में 10 to 15 ml, डेफिनेट में 10 to 15। 50 लिखा है कि 15 लिखा है? 15। हाँ हाँ, less than 10। तो सिर्फ अपन को यही लिखना है, डेफिनेट ऑब्स्ट्रक्शन का बोलेंगे less than 10, तो मतलब अपन उसको बोल देंगे कि है इसको बीपीएच। अब अल्ट्रासोनोग्राम करेंगे तो उससे हम साइज, वेट ऑफ प्रोस्टेट ये सब पता चल जाएगा। देम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? इफ द पेशेंट हैज मेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन एंड इफ रेसिडुअल यूरिन इज नॉट मच, यूरोफ्लोमीटर मोर देन 15 है, मतलब नॉर्मली नॉर्मल है। इफ देर आर नो बैक प्रेशर वगैरह नहीं है तो पेशेंट को हम अवॉइड अल्कोहल, ठीक है, और टू अवॉइड ओवर डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर और डू नॉट पोस्टपोन मिक्चुरेशन, तो ये नॉर्मल नॉर्मल उसको एडवाइस दे रहे हैं। और ड्रग्स में क्या है? फिनेस्टेराइड एसीटेट और अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स, दो। फिनेस्टेराइड एसीटेट और अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर दे रहे हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है? इंडिकेशन फॉर सर्जरी कब देंगे? जब एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन, क्रॉनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन आ रहा है और फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है जो जो कि उसकी लाइफस्टाइल ख़राब कर रही है, कॉम्प्लिकेशन जैसे हीमेट्यूरिया वगैरह प्रेजेंट हो या कैलकुलस हो जाए, रिकरेंट इन्फेक्शन हो, तो उसमें हमें सर्जरी करनी है। क्या सर्जरी कर रहे हैं? ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, प्रोस्टेट को निकाल दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है ट्रांसवेसाइकल सुप्रा प्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। फिर नेक्स्ट है रेट्रो प्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी और पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी। खत्म। 4 टोमी है ना। प्रोस्टेक्टोमी करना है, ट्रांस। ठीक है, सुप्रा प्यूबिक। ठीक है, प्रोस्टेक्टोमी। इसमें यूरेथ्रल, ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है। A resectoscope is passed through the urethra and under vision with constant irrigation with water or glycine, prostate is resected into multiple pieces or removed. Hemostasis is obtained with the help of cautery. Advantage: post-operative recovery is very smooth and rapid. Incontinence is rare because the chance of damage to internal sphincter is low. Disadvantage क्या है इसमें? Water intoxication, इलेक्ट्रोलाइट imbalance हो सकता है if water is used as irrigating fluid.
और अगर उसमें डाइवर्टिक्यूलाई और स्टोन है तो उसके बाद TURP के बाद हमें लिथोप्लेक्सी करनी है, लिथोप्लेक्सी। खत्म हो गया PPH। वो कुछ नहीं लिखेंगे। न्यू ट्रीटमेंट में क्या लिखा है, इंट्रा यूरेथ्रल स्टेंट डाल देते हैं ये लोग, उसमें ग्रेड 4 वाले में डाल रहे हैं। मोर देन 4 सेंटीमीटर अगर प्रोस्टेटिक लोब्स टपक रहे हैं, वो छोड़ दे। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हाइड्रोसील, 10 मार्क्स का हाइड्रोसील। सागर ने सब पढ़ लिया है, पता है तुझे? तेरा दोस्त सागर, और कौन सा सागर? बता तो रहा था सब पढ़ लिया इसने एक सांस में। सागर ने। हाँ, पूछ उससे। किससे पढ़ रहा है बेचारा वो? मैं भी तो उसी की तरह पढ़ रही हूँ। कम से कम हाँ यार, ऑब्स गाइनी की मैंने जानबूझ के ली थी क्योंकि वो सच में बकवास सी है, क्योंकि ऑब्स गाइनी झिलाएगी नहीं बिना बुक के। हाँ चल, अब इसमें पढ़े। ठीक है।